हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ही कंटिन्यू करेंगे एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर वी विल गो थ्रू फ्यू न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. Greatest and least resultant of two forces. पहले हमें ये समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट और लीस्ट केस होता कब है। मान लीजिए मेरे पास दो फोर्सेस हैं, से F1 एंड F2. These two forces are acting along the same line, यानी कि फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इस केस में अगर आपको रिजल्टेंट ढूंढना हो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं रिजल्टेंट सीधा सीधा फोर्सेस को ऐड करके लिखा जा सकता है, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को ऐड करके लिखा जा सकता है। बात को ध्यान से सुनो बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर R है इट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म में, ये परफेक्ट है, ये किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बट हम इसमें एक स्पेशल केस कर रहे हैं जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे रिजल्टेंट का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे थीटा को 0 पुट करोगे तब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आएगी F1 प्लस F2। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन में कहा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 29 न्यूटन। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कब दी है, जब वेक्टर्स के बीच में दो फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मीन्स मैं लिख सकता हूं कि एज पर क्वेश्चन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 29 न्यूटन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वेक्टर्स का लीस्ट रिजल्टेंट कब आता है, अगर एक फोर्स दूसरी फोर्स के अपोजिट है। अगर F1 राइट में है, F2 लेफ्ट में है, तो जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है R2, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये कैसे आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि F1 माइनस F2 यही आएगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये सही है। ठीक है, वेक्टर दोनों चीज़ें एक साथ कर लेता है, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को एक साथ कंसिडर करता है। बात को ध्यान से समझना बेटा, +1 में शुरू में ये बातें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल लगता है कि यहाँ तो मैंने प्लस किया, यहाँ पर माइनस साइन डाल दिया, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज एक्चुअल वेक्टर एडिशन, समथिंग लाइक दैट, कि एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन राइट में लग रही है, 2 न्यूटन लेफ्ट में लग रही है, तो नेचुरली रिजल्टेंट कितना आएगा, 8 न्यूटन। आपने नेट फोर्स कैलकुलेट की है, फोर्सेस को ऐड किया है, बट वेक्टर एडिशन है, आपने डायरेक्शन का ध्यान रखा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन F1 माइनस F2। और क्वेश्चन के मुताबिक लीस्ट वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 5 न्यूटन दे रखी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2F1 इज इक्वल टू 34, यानी कि F1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17 न्यूटन। अगर मैं F1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस कम्स आउट 12 न्यूटन। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज F1 एंड F2 आ चुकी हैं। ओके, अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ते हैं। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, ये दोनों फोर्सेस आ गई हैं, इन दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन से बढ़ा देते हैं, यानी कि जो 17 न्यूटन था वो कितनी हो जाएगी फोर्स, वो 20 न्यूटन, और जो 12 न्यूटन थी वो
15 न्यूटन हो जाएगी। यानी कि 3 न्यूटन ऐड करने के बाद नई फोर्सेस की वैल्यू 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन हो जाएगी। F1 डैश लिखा है क्योंकि नई फोर्स आ गई है, 3 न्यूटन ऐड कर दिया गया है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 न्यूटन ऐड करने के बाद इन फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं। F1 डैश एंड दिस इज F2 डैश। आप यहाँ पर वेक्टर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वी विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू ट्रायंगल लॉ। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे। रिजल्टेंट ड्रॉ करने का मेथड क्या था कि डायगोनल कौन सा आएगा, वो डायगोनल यहाँ पर ये 2 फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को F से डिनोट कर लूँ तो क्या आप इस F की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं? एंड आंसर शुड बी यस। मैंने आपको कहा था कि बेटा जब कभी भी राइट एंगल आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वेक्टर्स के फॉर्मूले अप्लाई करने की जगह आप लोग सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, आपकी कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएगी। मीन्स अगर मैं F1 डैश को लिखूं तो ये 20 न्यूटन आएगा। बेटा ध्यान देना है, मेरी बात को सुनना, भी लिखना नहीं है। यहाँ पर किसी ने 20 न्यूटन नहीं लिखना। कारण क्या है, यहाँ F1 डैश के ऊपर वेक्टर डाला हुआ है। जब मैंने यहाँ पर वेक्टर एक एरो डाल रखा है तो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट 20 न्यूटन इज ओनली मैग्नीट्यूड। जब मैं दोनों चीज़ें लिखूंगा तो यहाँ पे फिर तो ठीक है, फिर तो मैं वेक्टर वाली टर्म के साथ इक्वेट कर सकता हूँ। बट व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड तो ये लिखना गलत हो जाएगा, सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। ओके, F2 डैश इधर देखिए, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 न्यूटन। अगर ये 15 न्यूटन है तो ये सामने वाली साइड भी तो 15 न्यूटन ही होगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो मैंने आपको क्या कहा था, वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली। दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 15 न्यूटन, और आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन से 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 25 न्यूटन। यानी कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 25 न्यूटन। मीन्स F जो रिजल्टेंट है, F क्या है, रिजल्टेंट। ये मैंने एरो डाल दी, सॉरी वर्टिकल लाइंस डाल दी है, मीन्स मैग्नीट्यूड लिख दिया है, मॉडुलस लिख दिया है। तो ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर F। दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर F। और ये वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 25 न्यूटन। जैसा मैं पहले थ्योरी में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप यहाँ पर सिंपली F भी लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह। इज इट ओके? बट क्वेश्चन में कहा गया है रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट ढूंढना है। रिजल्टेंट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन भी ढूंढनी है, और डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर एंगल का सहारा लेंगे। हम लोगों ने अभी तक रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सिंबल यूज़ किया है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बीटा, तो मैं यहाँ पर वही यूज़ करूँगा। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि सब जगह ये बीटा ही यूज़ होगा। आप अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, जीटा, साई, फाई कुछ भी यूज़ करो, डजेंट मैटर। tan बीटा, तो डायग्राम में बीटा यहाँ पे भी आएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिख सकते हो 15/20, और ये आपके पास आ जाएगा 3/4। ओके, हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में
ये ट्रायंगल पड़ी थी, ये ट्रिपलेट पड़ा था कि अगर ये एंगल बीटा है, सामने की साइड 3 है, बेस 4 है, तो ये साइड हो जाएगी 5। तो यहाँ से tan बीटा कितना हो जाएगा? tan बीटा इज गोइंग टू बी 3/4, यही था। और हमने कहा था कि इस ट्रायंगल को हमें याद रखना है। ये जो एंगल है, तब जब हमने पढ़ा था तब हमने इस एंगल को लिखा था 37 डिग्री और ये था 53 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है तो नेचुरली थर्ड एंगल यानी कि राइट एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, ठीक है। इजेक्ट वैल्यू इसकी 36.9 डिग्री होती है, बट मैक्सिमम 100% केसेस में ही 37 डिग्री लिखा रहता है। तो आपने क्या फाइंड आउट किया? आपने फाइंड आउट की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आ गई बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन को लिखोगे कैसे? 37 डिग्री विद F1 डैश। F1 कौन सी थी? 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, विद 20 न्यूटन फोर्स। 20 न्यूटन के साथ ये 37 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is R ऑन रिवर्सिंग Q। रिवर्स करने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। Resultant vector becomes S vector and we are going to show that R square plus S square is equal to P square plus Q square। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? We have two vectors P and Q. We have two vectors, just a minute। We have two vectors P and Q। ये लीजिए P and Q और बस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? R। इन दोनों का रिजल्टेंट आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो? You can draw using parallelogram law of vector addition। अभी तक तो आपको पैरेललोग्राम बनानी आ गई होगी। You can go for this। इनका रिजल्टेंट डायगोनल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेरी डायग्राम परफेक्ट नहीं बनी, थोड़ा सा डायगोनल इधर उधर हो गया है, लीजिए, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर R। लेट अस अज्यूम एंगल बिटवीन P and Q वेक्टर इज थीटा। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया है ऑन रिवर्सिंग Q। रिवर्स करने का मतलब क्या है? नो चेंज इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड। एक सीधी लाइन आनी चाहिए, डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, तो यहाँ पे ये मैं लिखूंगा माइनस Q। दिस इज आल्सो कॉल्ड माइनस ऑफ Q, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। रिवर्स करने का मतलब है डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज नहीं बल्कि रिवर्स कर दिया विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। मीन्स जो लेंथ OA है वही लेंथ OB होगी। लेंथ OA इज इक्वल टू OB, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? जो नया रिजल्टेंट है वो कितना बन गया है? S। रिजल्टेंट किस किस के बीच में बनेगा? P वेक्टर एंड Q को जो रिवर्स किया उस वेक्टर के बीच में। ऐसा करता हूं, मैं इस वेक्टर का नाम रख लेता हूं समझाने के लिए L। तो रिजल्टेंट अब किस वेक्टर्स के, किन किन वेक्टर्स के बीच में बनेगा? P एंड L वेक्टर्स के बीच में बनेगा। और आपको फिर से यहाँ पर रिजल्टेंट ढूंढने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। टेक योर टाइम एंड ड्रॉ न्यू पैरेललोग्राम एंड हेंस न्यू रिजल्टेंट S। यू गेट दिस रिजल्टेंट S। उम्मीद है कि सबका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना बन गया? दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। सिंपल ज्योमेट्री, नथिंग वेरी स्पेशल। डन। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है P एंड Q का रिजल्टेंट है R। तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में क्या था? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा। क्योंकि मुझे पता है कि आंसर में आर स्क्वेयर आ रहा है तो मैं इसको स्क्वेयर की टर्म में लिख सकता हूँ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी मैंने नया तेज नहीं चलाया, सीधा सीधा आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ढूंढना है, P एंड L का, और P एंड L के बीच में एंगल कितना है भाई साहब, 180 माइनस थीटा। और ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये हमें S दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2pl cos, एंगल कितना आएगा भाई साहब, it is going to be 180 minus theta. This is going to be 180 minus theta. अब ध्यान देना बेटा, जो वेक्टर L की मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड है। समझ आ रहा है? वेक्टर L कौन सा है, OB और OA दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्वेश्चन के मुताबिक है, ये डेफिनेशन है कि हमने सिर्फ Q को रिवर्स किया है। मैं कह सकता हूँ कि L एंड Q की मैग्नीट्यूड सेम है, या Q या माइनस Q दोनों की मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम होगी। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा बच्चों, बोलो। यहाँ पर मैं L की वैल्यू Q लिख देता हूँ, मुझे पता है L और Q बराबर है इन मैग्नीट्यूड। ये देखो भाई cos 180 माइनस थीटा हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है cos नेगेटिव होता है, और 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो cos का cos ही रहेगा, इवन मल्टीपल हो तो कोई चेंज नहीं आता। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। डन, ये आ गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट डाउन s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज इट ओके? मेरे को लगता है यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा गलत लिख दिया है, लेट अस करेक्ट दिस। यहाँ पे ये डबल आएगा, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, कैलकुलेशन यही बोल रही है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दो, ये बनेगा आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। इधर पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर हो जाएगा 2p स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर 2q स्क्वेयर। ये टर्म एक प्लस की है, ये माइनस की है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी दोनों राइट साइड की टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 2 टाइम्स पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था बच्चों। क्लियर? ओके। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट वाला, उसको दोबारा से एक बार बताऊंगा क्योंकि उसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इसको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना है। अगर आप इसको समझ लोगे, फील ले लोगे, तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कंपटीशन की नहीं बल्कि सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। तो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या था। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं P एंड Q। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है P एंड प्लस Q, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? P माइनस Q। यही हो गया। ये कब होगा? जब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी। एंगल बिटवीन P एंड Q इज 0 डिग्री। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। ओके, और ये मिनिमम कब होगी? जब एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री, वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि
जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो इस रेंज में लाई करती है। किस रेंज में? बिटवीन आर की कम से कम वैल्यू कितनी होगी? p माइनस क्यू इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू p प्लस q। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q, इनफैक्ट ये मैग्नीट्यूड है तो मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ p एंड q लाइज बिटवीन दिस रेंज, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ना कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यही होगी। आप इसको ऐसे समझ लो, r इज रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट की कम से कम वैल्यू r मिनिमम है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? r मैक्सिमम है, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू r मिनिमम और r मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। r मिनिमम कितना है? p माइनस क्यू, r मैक्सिमम कितना है? p प्लस क्यू। तो इस रेंज में रिजल्टेंट की वैल्यू लाई करेगी। ये कब थी? जब एंगल बोलो 180 डिग्री, ये जब एंगल 0 डिग्री होगा। अब जब एंगल 180 और 0 के बीच में कुछ भी होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लो मेरे पास p वेक्टर जो है इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, q वेक्टर मेरे पास मान लो है 4 न्यूटन, तो मैं कहता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों को ऐड करके यानी कि 14 न्यूटन हो जाएगी, और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 6 न्यूटन हो जाएगी। यानी कि जो रिजल्टेंट ऑफ p एंड q है, रिजल्टेंट ऑफ p एंड q है, उसकी वैल्यू कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 6 न्यूटन से लेके 14 न्यूटन के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब 6 न्यूटन आपको पता है जब एंगल 180 और जब एंगल 0 डिग्री है तो 14। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एंगल है 90 डिग्री, तो मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ। रिजल्टेंट व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, तो मेरे पास उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी? 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर स्क्वायर रूट। p कितना है हमारे पास? 10 स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया मेरे पास 116। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू 116 स्क्वायर रूट। दिस वैल्यू कम्स आउट 10.7, दिस वैल्यू कम्स आउट 10.7, जिसका मतलब देखो एग्जैक्टली जस्टिफाई हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो रिजल्टेंट आया ये कितना आया है? 10.7 न्यूटन। ये रिजल्टेंट चेक करो बेटा, क्या ये 6 न्यूटन एंड 14 न्यूटन के बीच में फिट बैठ रहा है? आंसर इज यस, परफेक्ट। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है भी, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ पे लिखा था हमने? स्टैंडर्ड रिजल्ट ये रहा। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट इस रेंज में लाई करेगा। p माइनस क्यू इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू p प्लस क्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस whose magnitude is equal to p and 2p न्यूटन acts on a particle। दो फोर्सेस जिनमें एक की मैग्नीट्यूड p है और दूसरे की मैग्नीट्यूड 2p है। These are acting on a particle if the first is doubled and second is increased by 20 Newton। Okay, first is doubled, first को डबल कर लिया गया यानी कि ये कितनी हो गई 2p, and second is increased by 20 Newton, यानी कि दूसरी में 20 न्यूटन ऐड कर दिया गया। सेकेंड इज इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब पहले केस में और दूसरे केस में। दूसरा केस कौन सा? जब हमने p को डबल करके 2p कर दिया और जो 2p थी उसमें 20 ऐड कर दिया, तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि किसकी डायरेक्शन में? रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी
ये था रिजल्टेंट पहले केस में, इसको मैं R1 लिख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज R1। किस किस का रिजल्टेंट है, ध्यान से देखो, P एंड 2P का रिजल्टेंट है R1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि P को कर दिया 2P और 2P को कर दिया 2P प्लस 20। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ढूंढो। इन दोनों का रिजल्टेंट भी, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करेंगे, क्वेश्चन रुकावट पैदा कर रहा है। हम लोग स्टेटमेंट तो पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रीज कर दी वैल्यूज, P से 2P एंड 2P प्लस 20 हो गया दूसरी साइड में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी भी वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, यानी कि मेरे पास 2P प्लस 20 यहाँ तक जाएगा। क्या आपको डायग्राम क्लियर है? मैं रिपीट करता हूँ, ये था P, ये था 2P, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये वाला यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या किया, P को बढ़ा दिया, P को बढ़ा के कर दिया 2P, और अब जो 2P को बढ़ा के कर दिया 2P प्लस 20। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये रिजल्टेंट R1 था, ये नीचे वाला R1 था, जो बाद वाला रिजल्टेंट R2 है, ये पूरा होगा R2। इन दोनों की डायरेक्शन सेम रही। यहाँ पर डायग्राम में जो पहले डायग्राम ड्रॉ की गई थी बड़े वाली, इस डायग्राम में भी ये कितना होगा, R2। R2 कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। R1 एंड R2 की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस। ओके, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप ये समझ सकते हो ये थीटा भी सेम रहा और बीटा भी सेम रहा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, एंड बीटा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर है। ओके, अब टाइम आ गया पुरानी बातें याद करने का। आपको tan बीटा का फॉर्मूला याद है? मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा था tan बीटा में क्या आता है, साइन बाय कॉस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको जुगाड़ में याद रखना है, तो ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है उनको छोड़ दो, तीसरे वेक्टर को कंसिडर करो। वेक्टर P और R1 के बीच में एंगल है बीटा, इसको छोड़ दो। तीसरा कौन सा वेक्टर है, 2P, यहाँ पर 2P आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 2P cos थीटा। मैंने जुगाड़ क्या बताया था, साइन थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वो वेक्टर जिसके साथ बीटा बन रहा है, रिजल्टेंट नहीं लेना, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है उनमें से दूसरा वेक्टर कौन सा, P वेक्टर। P वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको खुद से लिखिए। एंड ये जो हमने डिस्कशन की है tan बीटा की अभी वाली, ये है इस छोटी पैरेललोग्राम के लिए, इस पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इस बड़ी वाली पैरेललोग्राम के लिए फिर से tan बीटा लिखिए। tan बीटा लिखने के बाद आप लोग मेरे साथ क्रॉस चेक करना। 2P की जगह अब क्या आएगा, 2P प्लस 20 इंटू साइन थीटा। P की जगह क्या आएगा, 2P, और 2P की जगह आएगा 2P प्लस 20 इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों जगह बीटा बीटा ही है। अगर दोनों जगह बीटा एंगल सेम है तो मैं कह सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। I can write down 2P sin theta upon P plus 2P cos theta is equal to 2P plus 20 into sin theta upon, यहाँ पर लिखा जा सकता है 2P plus 2P
प्लस 20 कॉस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ से P कॉमन निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो P साइन थीटा कॉमन रख सकते हैं, 2 भी आ सकता है, इसको ऐसे ही रख लो। यहाँ से P कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, एक्चुअली मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो कैंसिल आउट होगी मैं उनको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से मेरे पास इसमें से 2 भी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा भी है अलग करने के लिए, और ब्रैकेट में बचेगा P प्लस 10। यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, P तो नहीं आएगा, P प्लस 10 इंटू कॉस थीटा। ये क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से मैं इस 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस P और P को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, परफेक्ट है। अब हम इक्वलिटी के दोनों तरफ से ये साइन थीटा भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिख सकते हैं 2 इंटू P प्लस 10 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, P प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई करना, 2P प्लस 2P कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2P कॉस थीटा प्लस P प्लस 10 प्लस 20 कॉस थीटा। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मुझे अपनी कैलकुलेशन पे कोई भरोसा नहीं है। 20 कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास बचा उसको देखते हैं। ये 2P कॉस थीटा है, ये भी 2P कॉस थीटा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, 2P इज इक्वल टू P प्लस 10, यानी कि P इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हमें क्वेश्चन में P की वैल्यू ही पूछी गई थी, एंड विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18 डिग्री। दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड का सम 18 है, वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। उनका रिजल्टेंट जो है वो 12 न्यूटन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे लिखा है इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर R है, इट मेक्स एन एंगल विद फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मैं P को स्मॉल फोर्स मान लेता हूँ, P एंड Q में से जो P है वो स्मॉलर है, तो एंगल बिटवीन R एंड P इज 90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। दूसरा मेथड है जैसे ही 90 डिग्री क्वेश्चन में आ जाए, वेक्टर एडिशन में 90 डिग्री आ जाए, दिल में खुशी की घंटियां टों 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 बजनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको अब क्वेश्चन को ज़्यादातर वेक्टर अलजेब्रा के साथ सॉल्व करना ही नहीं है। आपको क्या बनानी है, एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल, फिर सोचना है क्वेश्चन में क्या दिया है। कैसे? जब भी एंगल 90 डिग्री लिखा आ जाए। चलो मैं पहले अपने वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, 90 डिग्री वाले कंसेप्ट को पहले उठाता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। किन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है? एक वेक्टर P एंड वेक्टर R। P की मैग्नीट्यूड Q से कम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है मेरे पास वेक्टर P, ठीक है। दिस इज वेक्टर P, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये है मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर R। अभी मैं एरोस नहीं डाल रहा,
आर या क्यू के ऊपर अभी मैं एरोस नहीं डाल रहा, ठीक है। तो नेचुरली है कि जो थर्ड साइड है वो क्यू बनेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि थर्ड साइड क्यू बनेगी। तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। दो का सम, किन दो का सम? P एंड Q का सम जो है वो वेक्टर R के बराबर होगा। अगर ये ऐसा है तो ये पक्का से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना है तो डेफिनेटली ये एक ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल 90 डिग्री दिया है तो ये डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। P, Q एंड R। P एंड Q का रिजल्टेंट, जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है वो दो वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर सेम होता है, यानी कि एक का हेड और दूसरे की टेल होती है। P के लिए तो मैंने डायरेक्शन पहले से बना ली थी, कुछ भी इधर को भी बना सकता था, डजंट मैटर। बट P को रेफर रख के मैं ये मान समझ सकता हूँ कि Q की डायरेक्शन इधर को ही आएगी, तभी P एंड Q का साइक्लिक ऑर्डर सेम होगा। तभी मेरे पास जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन जस्टिफाई होगी, P and Q should be taken in same cyclic order. Then the resultant will be represented by third side of the triangle taken in opposite cyclic order. ये हो गई थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट साइक्लिक ऑर्डर अपोजिट आएगा, यानी कि टेल के ऊपर टेल और हेड के ऊपर हेड आएगा। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर R। क्या ये क्लियर है? बढ़िया। तो मेरे पास ये डायग्राम बन गई है। तो अब देखो P प्लस Q की वैल्यू R है। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है P प्लस Q इज इक्वल टू 18 डिग्री, सॉरी 18 न्यूटन, न्यूटन लिखना रह गया यहाँ पे, 18 न्यूटन। और मुझे क्या दिया है? R। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है और मुझे पता है कि वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली, तो ये तो सिंपल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ये कंडीशन पक्का से फॉलो होगी, पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर होना ही चाहिए। और आर हमें कितना दे रखा है? 12। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर मीन्स 144। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से P की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मेरे पास क्या आएगा? क्यू स्क्वेयर माइनस P की वैल्यू हो गई 18 माइनस क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल 144। आप स्क्वेयर को सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 2 स्क्वेयर माइनस 36 क्यू माइनस आएगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, दोबारा से करना पड़ेगा। क्यू स्क्वेयर माइनस 18 स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 36 क्यू इज इक्वल टू 144। क्या ये सही है बच्चों? अब ये क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बनेगा माइनस 18 स्क्वेयर प्लस 36 क्यू इज इक्वल टू 144, यानी कि 36 क्यू इज इक्वल टू 144 प्लस ये मेरे ख्याल से होता है 326, नहीं 324, 18 स्क्वेयर 324, सॉरी ये होता है 324, ये हो गया 864। 36 क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई 468 डिवाइडेड बाय 36, दिस कम्स आउट 13, क्यू कम्स आउट 13 न्यूटन। क्यू की वैल्यू 13 आ गई, क्यू की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करूँगा तो पी की वैल्यू मेरे पास बन जानी चाहिए, पी की वैल्यू 5 न्यूटन बन जानी चाहिए। ठीक है, ये बेटा मैंने फिर भी कैलकुलेशन किया है। अगर मैं सीधा एमसीक्यू की तरफ अप्रोच करता ना तो मैं ये कोई कैलकुलेशन किए बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। देखो कैसे, मुझे ये पता था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पक्का से जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो फॉलो होंगे। ट्रिपलेट्स कौन से थे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। उसके बाद और कौन सा होता है? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर।
ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो मैं पक्का से देखता कि कहीं कोई ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जिनका सम 18 बनता है, तो मुझे ये मिल जाता, ठीक है। तो मैं इनको पक्का से कंसिडर करता, मैं चेक करता 5, 12 एंड 13 ऑप्शन तो नहीं है, चेक कर लो। 13 प्लस 5 इज 8 एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से कंफर्म हो जाता कि एक वैल्यू 13 और दूसरी 5 न्यूटन आएगी, मैं बिना कैलकुलेशन के कर सकता था, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो डेफिनेटली इस अप्रोच को भी ध्यान में रखो। क्लियर। इस क्वेश्चन को अभी तक हमने एक मेथड से किया है जिसमें हमने जो परपेंडिकुलरिटी है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सप्लोर किया है, उनको यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व किया है। जो दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं बिना ज़्यादा सोचे समझे, ठीक है। हमें क्या पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 एंड रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। तो हमारे पास रिजल्टेंट R का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। तो आप ये वैल्यू पुट करते थे, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 में जो R की वैल्यू गिवन थी वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। यहाँ से एंगल को मैं यूज करूंगा, एंगल किसके बीच में है, R एंड P के बीच में एंगल है। तो tan बीटा का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा Q। मैंने कहा था जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है उनको छोड़ दो, तीसरा वेक्टर ऊपर लिखना है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब हमें ये एंगल कितना दिया हुआ बीटा, 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि 1/0 हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली तो इनफाइनाइट ही है। तो ये साइड इनफाइनाइट कब बनेगी, जब P प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। P प्लस क्यू कॉस थीटा एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। ये कि यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -P/Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आई विल गेट वन मोर इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक ये वाली है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। मैंने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मेरे पास आया 144 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इंटू -P/Q। ये Q और Q कैंसिल आउट हो गए, -2p स्क्वेयर बच गया, यानी कि 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्मार्टली लिख सकता हूँ, q माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी लिख लूँ, ठीक है। इससे मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, नहीं तो मैं सीधा यहाँ से P या Q की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, आई विल गेट आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक और तरीका है बस सोचने का या कैलकुलेशन का। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगा P प्लस Q से, तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास Q माइनस P कितना आ जाएगा, इज इट 8, दिस इज गोइंग टू बी 8, क्लियर। तो मेरे पास P Q माइनस P आ गया 8 एंड Q प्लस P कितना है 18। इन दोनों को ऐड कर दो, 2Q मेरे पास आ गया 26, Q की वैल्यू मेरे पास आ गई 13, Q की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। आंसर सेम आएगा बट करने के तरीके अलग अलग हैं। एक में हम लोगों ने जुगाड़ लगाया था, थोड़ा सा ज्योमेट्री को एक्सप्लॉइट किया था, दूसरे में हमने वेक्टर्स को ही यूज किया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बसेस A and B starts moving from a point with velocities 30 km/h and 10 km/h respectively along two roads inclined at an angle of 60 degree. Find the separation between the buses after 12 minutes from start. तो पहली बस की स्पीड है हमारे पास
30 किलोमीटर पर आवर और ये कितने टाइम के लिए चल रही है? 12 मिनट के लिए। 12 मिनट का मतलब हो गया 1/5 आवर। तो 1/5 आवर में इस बस ने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करना है? डायरेक्शन में तो कोई फ़र्क है नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर। अगर हम बस बी की बात करें, बस बी इज़ मूविंग विद अ स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, अगर डायरेक्शन कंसिडर करनी है तो वेलोसिटी, तो ये 12 मिनट के लिए चलती है और इस बस के लिए भी टाइम कितना हो गया? 1/5 आवर। 1/5 आवर में ये बस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? दिस कम्स आउट 2 किलोमीटर। तो हम लोगों ने बस ए के लिए कैलकुलेशन की है S1 विच कम्स आउट 6 किलोमीटर। बस बी के लिए कैलकुलेशन की है S2 विच इज़ 2 किलोमीटर। एंड हमें ढूंढना है कि इन दो बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है आफ्टर अ टाइम ऑफ 12 मिनट। अगर मैं इस पॉइंट को A, इसे B और इसे C मान लूँ तो क्वेश्चन में मेरा जो टारगेट है वो BC फाइंड आउट करने का है। क्वेश्चन में मुझे गिवन है इन दो बसेस की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उनके बीच में एंगल था 60 डिग्री। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट BC। इस केस में डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है BC की, मुझे सिर्फ और सिर्फ BC की लेंथ यानी कि सेपरेशन बिटवीन टू बसेस फाइंड आउट करनी है। क्या ये क्लियर है? अब इसको करने के लिए मैं यहाँ पर छोटी सी एक ट्रिक यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर माई ऑन कन्वीनियंस। पूरा क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैं उस ट्रिक को यूज़ ना करता तो मेरे पास क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मैंने लिया S1 विच इज़ 6 किलोमीटर, ठीक है। अब AC जो वेक्टर है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं इसको अपने हिसाब से इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है? मैंने क्या किया थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। मैंने क्या किया, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए इस डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, ठीक है। देखो मुझे सिर्फ लेंथ से मतलब है, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इस डायरेक्शन को मैंने सिर्फ एडजस्ट किया है फॉर माय ओन कन्वीनियंस। ऐसा करने से मैं यहाँ पे इस वेक्टर को ड्रॉ कर पाऊंगा, यानी कि ये जो 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर था यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखा। क्यों रखा? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखने के लिए मुझे टेल के ऊपर टेल चाहिए होती है या हेड के ऊपर हेड। अभी एक का हेड और दूसरे की टेल है। क्लियर? इसके बाद मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। इन दोनों का रिजल्टेंट यही साइड आएगी। यहाँ पे थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल थी, यहाँ पर ये क्या बनेगा? डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था कि हम ट्रायंगल को यूज करके ही पैरेललोग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम ही होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एरो इधर, यानी कि ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, ठीक है। BC जिसको मैं मान लेता हूँ X, और मुझे X की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास आ गया X। क्या आपको अब डायग्राम क्लियर है? BC को मैंने मूव किया यहाँ पे, BC इज ए फ्री वेक्टर, उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। CA को उठा के यहाँ पे रख दिया, AB के साथ कोई पंगा नहीं लिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर दोबारा से देखो, CA एंड AB दोनों का साइक्लिक ऑर्डर सेम है। इन दोनों का सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर। देखो CB का साइक्लिक ऑर्डर इन दोनों के साइक्लिक ऑर्डर से अपोजिट है। टेल के ऊपर टेल है और हेड के ऊपर हेड है। क्लियर है बच्चों? अब इससे मुझे कैलकुलेट क्या करना है? X। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ढूंढना है जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। इस केस में R की जगह क्या है? X, और P और Q की जगह क्या है? S1 एंड S2। तो यही वैल्यूज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
x मुझे ढूंढना है, s1 एंड s2 की वैल्यूज क्या है, 6 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू cos 120, cos 120 यानी कि cos 180 माइनस 60, ये 36 प्लस 4 हो गया, ये 24 इंटू cos 120 मीन्स 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा cos माइनस cos 60, cos 60 होता है 1/2, ये हो गया मेरे पास 12, 40 माइनस 12, ये हो गया रूट ऑफ 28 किलोमीटर। तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस आफ्टर अ टाइम ऑफ 12 मिनट। क्लियर? अब एक बार ये मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके मन में बातें चल रही हैं। आपके मन में ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि मैंने डायरेक्शन को अपोजिट क्यों किया। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इस तरह से रिवर्स रिवर्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इस क्वेश्चन के लिए ये रिक्वायर्ड था। दिस वाज अ स्मार्ट ट्रिक। ये देखो बेटा, मेरे पास इस तरह से दो बसेस का मोशन था। S1 की वैल्यू मेरे पास थी 6 किलोमीटर, S2 की वैल्यू मेरे पास थी 2 किलोमीटर, यही था। ये एंगल मुझे गिवन था 60 डिग्री एंड मेरे पास ये लेंथ x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट x। अब अगर मैं इसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता, इस डायरेक्शन को रिवर्स ना करता, तो क्या प्रॉब्लम आती? तो व्हाट आई कैन डू, मैं इन दोनों वेक्टर्स में से जो x है इसको रिजल्टेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकता था, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता, इन दोनों का साइक्लिक ऑर्डर हो जाता सेम और S2 का साइक्लिक ऑर्डर हो जाता अपोजिट, यानी कि S2 बन जाता रिजल्टेंट किसका, S1 वेक्टर का, एंड x वेक्टर का रिजल्टेंट बन जाता। क्लियर है? तब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता tan बीटा का। दो फार्मूले एक साथ अप्लाई करने पड़ते, एक S2 के लिए और tan बीटा के लिए। S2 का फॉर्मूला क्या लिखते? S2 के लिए आप लिखते अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2S1 इंटू x इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन S1 एंड x। S1 एंड x इन दोनों के बीच का एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए या टेल के ऊपर टेल या हेड के ऊपर हेड चाहिए, तो मुझे इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखना पड़ता, ये एंगल मेरे पास थीटा हो जाता। S2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ 4, S1 का स्क्वायर होगा 36, x मुझे पता नहीं है, ये 12x इंटू कॉस थीटा हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ से लिखूंगा। tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था, जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, S2 एंड S1 के बीच में एंगल है, इसको छोड़ दो, तीसरे वाला वेक्टर x साइन थीटा अपॉन S2 रिजल्टेंट है तो 6 प्लस x कॉस थीटा, और बीटा क्या है, एंगल बिटवीन वन वेक्टर एंड रिजल्टेंट, यानी कि tan 60। ये हो जाता है tan 60, ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता, इससे मेरे पास दो अननोन बनते, एक x एंड एक थीटा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें आती। बट यहाँ पर अगर मैंने इसको थोड़ा स्मार्टली मॉडिफाई कर लिया, जैसे मैंने पिछला किया था केस, तो उसमें मेरे एक ही अननोन में सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस वाज द ट्रिक। ठीक है, आप इस पार्ट से खुद ट्राई करके देखना, दो ऑप्शंस आएंगी, या तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होकर सॉल्व हो जाएगा या आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। दोनों से आपको समझ में आ जाएगा कि दिस मेथड इज बेटर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मीन्स हर साइड इक्वल है,
regular hexagon, prove that AB plus AC plus AD plus EE plus AF is equal to 6 times AO. So we are going to calculate AB vector plus AC plus AD plus AE plus AF, and we are going to prove that this value is 6 times AO. क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टार्ट यहीं से करना है, बार बार हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। पहले देखते हैं किन वेक्टर्स को ऐड करना है। AB ये हो गया, उसके बाद AC ये हो गया AC, उसके बाद AD ये हो गया AD, उसके बाद AE, दिस इज AE, एंड इन द लास्ट इट इज AF, दिस इज AF। ठीक है बेटा, तो वी कैन स्टार्ट। देखते हैं किन दो वेक्टर्स की एडिशन मैं आसानी से कर सकता हूँ, किन दो वेक्टर्स को ऐड करके मैं इसको AO की टर्म्स में, मुझे फाइनल आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ AO, इसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ। इफ यू लुक केयरफुली एट दिस पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना बेटा, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ। कौन सी पैरेललोग्राम? प्लीज रेफर पैरेललोग्राम ABOF। इस पैरेललोग्राम को देखो, ABOF। AB प्लस AF का रिजल्टेंट कितना आएगा? AO। AB प्लस AF का रिजल्टेंट हमारे पास आएगा AO। AB प्लस AF, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा AO। मैं लिख सकता हूँ AO प्लस AC प्लस AD प्लस AE। क्लियर है बेटा? सेकंड स्टेप देखो, अब इस लाइन को रेफर करो AOD, AOD। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, AOD लाइन को रेफर करना है। इसमें मैं कह सकता हूँ जो AD वेक्टर है ये ट्वाइस ऑफ AO होगा। AD वेक्टर ट्वाइस ऑफ AO होना ही चाहिए। कंसेप्चुअली क्लियर है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये जो डायगोनल होगा आधा इस तरफ होगा आधा इस तरफ होगा, तो ये लेंथ जो AD है वो AO का डबल ही होगी। यानी कि यहाँ पर मैं AD की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जब मैं AD की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगी 2 टाइम्स AO प्लस AE। अगर आप ध्यान से देखो, ये 2AO ये AO, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3AO प्लस AC प्लस AE, यही बच गया। अब मुझे AC एंड AE को सॉल्व करना है। AC वेक्टर रहा मेरे पास ये और AE वेक्टर रहा ये। ठीक है, अगर मैं AC वेक्टर के लिए फोकस करूं इस पैरेललोग्राम पे, ठीक है, प्लीज रेफर पैरेललोग्राम ABCO। ABCO मुझे क्या चाहिए? AC। AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू AB प्लस AO। AB प्लस AO, समझ में आ रहा है बेटा? AB प्लस AO दो वेक्टर्स जो कि किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट AC which is diagonal of that parallelogram passing through the point of intersection of two vectors। अब AC चाहिए था एक चाहिए था AE। AE ये रहा वेक्टर, इसमें मैं देख सकता हूँ पैरेललोग्राम AOEF। ये पैरेललोग्राम में ये आ गया मेरे पास AE। वैल्यू किसके इक्वल है? AO प्लस AF। AE इज इक्वल टू AO प्लस AF। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दीज टू वैल्यूज हियर। मेरे पास क्या था? 3 टाइम्स AO प्लस AC। AC की वैल्यू कितनी है?
ए बी प्लस ए ओ प्लस उसके बाद ए ओ प्लस ए एफ। 2 ए ओ मेरे पास फिर से आ गए हैं, ये 2 टाइम्स यानी कि 2 + 3 5 टाइम्स ए ओ हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस ए एफ। ए बी प्लस ए एफ देखो कहाँ पे है, ए बी प्लस ए एफ, दिस इज ए ओ, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ए बी प्लस ए एफ इज ए ओ, ये कि यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए ओ, यानी कि रिजल्ट बन जाएगा 6 टाइम्स ए ओ। ये हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है, उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स 2 टाइम्स ए ओ। 2 टाइम्स ए ओ कितना होगा, ए डी। 2 टाइम्स ए ओ होगा ए डी, यानी 3 टाइम्स ए डी इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पर कई बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया है। अलग अलग पैरेललोग्राम्स में हर बार मैंने पैरेललोग्राम इस तरीके से सिलेक्ट की है कि मेरे पास जैसे तैसे करके ए ओ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे अपना फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ ए ओ लिखना था। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को रिकॉल करोगे या अपने मेमोराइज करोगे, आप ये ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पैरेललोग्राम जिसमें ए ओ आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p and q is n times their least रिजल्टेंट। 2 वेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा रिजल्टेंट कितना होता है और कब होता है? जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तब हम कहते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये वैल्यू होती है p + q। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब होती है? जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि p - q इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये हो गया ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज n टाइम्स देयर लीस्ट रिजल्टेंट, ये हमें दिया गया है। इफ p इज ग्रेटर देन q, हमने मान ही लिया मैग्नीट्यूड ऑफ p इज ग्रेटर देन q, तभी हमने लिखा है p - q। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, p एंड q के बीच में एंगल थीटा है। तब जब एंगल थीटा है तब उनका जो रिजल्टेंट है इट इज हाफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, हाफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। ये रिजल्टेंट कब है? जब इन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √p² + q² + 2pq cos थीटा, दिस इज इक्वल टू p + q/2, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट समझने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। एंड वी आर गोइंग टू शो दैट cos थीटा इज इक्वल टू दिस मच, मीन्स हमें p एंड q दोनों को एलिमिनेट करना है, cos थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ n। तो स्टार्टिंग में तो हम यही कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि मैं स्क्वायर रूट को हटा सकूं, p² + q² + 2pq cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा p² + q² + 2pq/4। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा /4। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे 4p² + 4q² + 8pq cos थीटा इज इक्वल टू p² + q² + 2pq। ये ठीक है बेटा। अब मैं इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और 8pq cos थीटा को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मेरे पास बनेगा 4p² + 4q² -p² - q²। इधर अगर मैं थोड़ा सा क्विक कर दूं तो 2pq कॉमन आ जाएगा, 1 - 4 cos थीटा बचेगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3p² + q² हो जाएगा, इधर बचेगा 2pq × 1 - 4 cos थीटा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे,
using equation number 1 we are taking square on both sides and square into p minus q whole square. ये यहाँ पे हो जाएगा p square plus q square plus 2pq is equal to n square into p square plus q square minus 2pq. Now we will rearrange these terms. ये n square इधर आ जाएगा, p square plus q square, इधर 2pq कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर n square plus 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आप लोग इसे चेक कर लेना. इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा n square minus 1 into p square plus q square डिवाइडेड बाय 3 times p square plus q square, और इधर राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा 2pq इंटू एन स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2pq इंटू 1 माइनस 4 cos थीटा. ये हो जाएंगे टर्म्स कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. एन स्क्वेयर माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 cos थीटा. मुझे चाहिए cos थीटा, तो मैं cos थीटा वाली टर्म को एक तरफ रखूँगा और बाकी टर्म्स को धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा. फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट. 4 cos थीटा अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू एन स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1. एलसीएम अपने पास आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस 1, ये एन स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 3 एन स्क्वेयर माइनस 3 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4 cos थीटा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इस तरफ इसे लिखूँगा. राइट साइड में आप देखिए माइनस को कॉमन रखा जा सकता है. हमारे पास बचेगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रखा कॉमन. यहाँ पे बचा 2n स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर माइनस 1. ये 4 हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे. 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस ऑफ एन स्क्वेयर प्लस 1 एन स्क्वेयर प्लस, ओ यहाँ पे गलती है, इट शुड बी 4 हियर. एन स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ये हमें प्रूव करना था. रिजल्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं. इसी के साथ ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है. इसके बाद हमारे पास 2 कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं. ये आपके पास एज ए न्यूमेरिकल भी रहेगा एंड एज वेल एज ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको इसके रिजल्ट को याद रखना चाहिए. अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है तो हम ये कह सकते हैं देन वी कैन say that then this implies that theta is equal to 90 degree, where theta is angle between vector A and vector B. Angle between vector A and B. चलिए शुरू करते हैं. मैं लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. वेक्टर A and B इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा a प्लस बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड. बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर r की मैग्नीट्यूड. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा r. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब मुझे लिखना है a माइनस b. माइनस बी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. कैसे लिखेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट. जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच के जो एंगल की वैल्यू है दैट कम्स आउट 180 माइनस थीटा. दैट कम्स आउट 180 माइनस थीटा. अब मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी. कंसेप्ट को ऐसे समझो, मुझे लिखना है ए प्लस ऑफ माइनस बी. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाएगा ए माइनस बी. तो सॉल्व करूंगा ए माइनस बी, बट एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में मैं ऐड करूंगा वेक्टर ए में
माइनस ऑफ बी वेक्टर को ऐड करूंगा, जो रिजल्टेंट आएगा हम उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे। देखो इन दोनों वेक्टर्स ए एंड माइनस बी की मैग्नीट्यूड वही है जो ए एंड बी की है। फर्क कहाँ पड़ेगा? सिर्फ एंगल पे। यहाँ पर पहले एंगल थीटा लिखा था, अब वहाँ पर एंगल कितना लिखेंगे? बोलो 180 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा हम लोग एक दो लेक्चर्स में ही कई बार कर चुके हैं, तो ये माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि वेक्टर a प्लस बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वेयर लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यहाँ से ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2ab cos थीटा वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। अब 4ab बी लिखना रहेगा यहाँ पर। 4ab को हम राइट साइड में ले जाते हैं, वो 0 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर ए एंड बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी वेक्टर a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के। जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस रिजल्ट को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट डेफिनेटली याद रखेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम लोग फील लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीलिंग। यहाँ पर हम लोग फील लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। यही हो गया, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पुरानी यादों में वापस जा सको तो मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, जब भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो हमें ज्योमेट्री की टर्म्स में सोचना है। हमें वेक्टर्स के लिए या जो वेक्टर्स में पड़े हुए फॉर्मूलाज हैं उनके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो यही लिख सकते हैं। अगर मैं माइनस बी लिखता हूँ तो माइनस बी इस तरफ आएगा, तब भी ये एंगल कितना रहेगा? तब भी ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। और इस केस में भी जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन बेशक चेंज हो जाएगी, बट जो मैग्नीट्यूड है दैट विल रिमेन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब कई बच्चों के मन में ये पाप आएगा कि यहाँ पर माइनस बी पुट कर दें। बेटा माइनस किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन तो हमने अपोजिट कर दिया है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ही जो नया वेक्टर आर डैश वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आया है, इसकी डायरेक्शन में चेंज आया है। तो इस माइनस साइन के साथ कोई पंगा नहीं लेना। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बी, तो आर डैश विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या गिवन तीन वेक्टर्स एक ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, टू चेक वेदर दैट गिवन थ्री वेक्टर्स विल फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट, हम क्या करेंगे, हम किन्हीं दो वेक्टर्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे, उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने का तरीका क्या था? मिनिमम वैल्यू के लिए a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या था? a प्लस बी। अगर तीसरी वैल्यू गिवन वैल्यूज में से तीसरी वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाती है, देन इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। लेट अस सी हाउ। एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखी है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। 10 न्यूटन में अगर मैं इसको a और इसको b मान लूँ,
ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हो गई 0 न्यूटन। अगर ए और बी को ही मान के मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो ये मेरे पास हो गई 20 न्यूटन। क्लियर है। तो क्या ये तीसरी वैल्यू जिसको मैं रिजल्टेंट मान रहा हूं, क्या ये रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा? यस, रिजल्टेंट आर की वैल्यू आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में आ रही है। इसका मतलब ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तीन वेक्टर्स जिनकी वैल्यू 8 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन है, ये मिलके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में चेक करते हैं, ये हो गए ए एंड बी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? वंस अगेन सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, 0 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? प्लस कर दो, 10 प्लस 10, ये हमारे पास हो गया 20 न्यूटन। बट जो रिजल्टेंट होना चाहिए था वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, हमने ये कहा था कि इन दोनों का रिजल्टेंट आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। बट सेकंड क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू है वो 22 न्यूटन है। ये 22 न्यूटन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं करती है। इसलिए ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्लियर जी? बढ़िया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।